एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गार्डनर और आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ भवन का शिलान्यास करते हुए महिलाओं को बढ़ावा देने की बात की। मैं खास तौर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस दीक्षांत परेड में प्रदेश भर से आई 519 महिला आरक्षियों ने जिस शानदार परेड के माध्यम से अपना एक दीक्षांत परेड यहां पर अभी संपन्न किया है, मैं उनके शानदार परेड की यहां पे सराहना करते हुए उन्हें विशेष रूप से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश की बेटियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने शानदार कैरियर को आगे बढ़ा करके प्रदेश के विकास में योगदान देंगी। आज उसके एक लघु झलक यहां पर ये रिक्रूट महिला आरक्षियों के दीक्षांत परेड के माध्यम से एक बार फिर देखने को प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता है 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी। प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, इस पर न केवल प्रदेश के अंदर बल्कि देश और दुनिया में भी प्रश्न खड़े हुए थे। और तब मार्च 2017 में हमारी सरकार ने तय किया था कि हम प्रदेश में होने वाली भर्ती की प्रक्रिया में 20% महिला और प्रदेश की बेटियों को स्थान देकर के इस रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 वर्ष के अंदर जो भी पुलिस की भर्तियां हुई हैं, उनमें प्रदेश की बेटियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उसमें एक बड़ी संख्या में, जिसमें 1,28,000 रिक्रूट ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग की पूरी कार्रवाई, प्रशिक्षण की पूरी कार्रवाई संपन्न हुई है। आज वे प्रदेश के अंदर न केवल महिला सुरक्षा बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रही हैं। और प्रदेश आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मोर्चे पर जो प्रदेश आज से 5 वर्ष पहले एक प्रश्न प्रदेश बना हुआ था, आज वह देश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर पूरे देश का एक उत्तर प्रदेश बना हुआ है। मैं इसके लिए योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस बल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, सभी प्रशासनिक टीम को और उन सभी पुलिस के कार्मिकों को जिन्होंने प्रदेश की बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए अपना योगदान दिया, उन सबको बधाई देता हूं। हमारे बहुत सारे पुलिस के जवान इस अवसर पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए शहीद हुए, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, एक पाकिस्तानी समेत जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान तेज हो गया है और सुरक्षा बलों को पुलवामा में बड़ी सफलता मिली है। सेना के जवानों ने पुलवामा जिले के चंदागाम इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। तड़के दक्षिण कश्मीर में पुलवामा में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें 3 आतंकी मारे गए और ये सभी जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हैं। मारे गए आतंकियों में पाकिस्तानी नागरिक भी हैं।
कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि पुलवामा के चंदा गांव में मुठभेड़ के दौरान जैश के 3 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। इनमें एक पाकिस्तानी नागरिक था। वहीं सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि पुलवामा के चंदागाम इलाके में आतंकवादी छिपे हैं। इसके बाद आधी रात को ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के संदिग्ध ठिकाने को घेर लिया और फिर उसके बाद आतंकियों को बाहर निकाला और मारना शुरू कर दिया। हैदराबाद में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को शांति रैली में शामिल होने से रोका गया। तेलंगाना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी संजय कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ शांति रैली में शामिल होने आए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को हवाई अड्डे पर ही रोक दिया गया। भारी हंगामे के बाद और पुलिस की कड़ी पाबंदी के बीच वे सिकंदराबाद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के निकट आयोजित रैली में शामिल हुए। नड्डा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए संजय कुमार की रिहाई का मांग किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव राज्य में अलोकतांत्रिक रूप से शासन कर रहे हैं। उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। राज्य सबसे भ्रष्ट राज्यों में साबित हो रहा है। इससे पूर्व नड्डा के हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद भारी हंगामा हुआ था। पुलिस ने कोरोना प्रतिबंधों का हवाला देते हुए रैली को नहीं करने के लिए कहा था, जिसके बाद नड्डा ने पुलिस अधिकारियों को आश्वासन दिया कि वह कोरोना को लेकर जारी नियमों का पालन करेंगे। पुलिस ने रैली की औपचारिक अनुमति तो नहीं दी, पर नड्डा को सिकंदराबाद जाने दिया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के अलावा कई अन्य भाजपा नेता व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इससे पहले रेड्डी संजय कुमार से मिलने भी पहुंचे थे। मैंने कहा कि मैं कोरोना के सभी नॉर्म्स का पालन करूंगा और पालन करके प्रजातांत्रिक तरीके से गांधी जी पर पूजा अर्चना करने जाऊंगा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या हुई 2135। मुंबई और दिल्ली में बुरा हाल। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अब लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ओमिक्रॉन ने सबसे अधिक महाराष्ट्र और दिल्ली को प्रभावित किया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2135 हो गई है, जिसमें महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 653 और 464 मामले हैं। वहीं बताया गया है कि ओमिक्रॉन के अब तक सामने आए 2135 मरीजों में से 828 मरीज ठीक भी हुए हैं। ठंड और प्रदूषण के बीच फंसी दिल्ली एनसीआर। सुबह सुबह हुई बारिश, ठंड से लोगों का बुरा हाल। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का सितम जारी है। इसी बीच आसमान में कोहरा भी छाया हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे की धुंध के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में अगले कुछ घंटे में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं आईएमडी के अनुसार दिल्ली में 5 जनवरी को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं कोहरे और ठंड के बीच दिल्ली में 9 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश भी होगी। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में बीते दिन यानी मंगलवार को न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। वहीं दिल्ली में आज यानी 5 जनवरी को AQI 369 दर्ज किया गया है। माना जा रहा है कि ये काफी ज्यादा खराब श्रेणी में है। पंजाब के मोगा में अभिनेता सोनू सूद और उनकी बहन ने स्कूली छात्राओं को दी साइकिल। अभिनेता से वास्तविक जीवन के नायक बने सोनू सूद तब से सुर्खियां बटोर रहे हैं जब मार्च 2020 में भारत में 21 दिन का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा था। तब से सोनू सूद ने जरूरतमंदों की मदद करना बंद नहीं किया है और अब अभिनेता एक हाथ उधार दे रहे हैं। अपने गृह नगर मोगा के लोगों के लिए सोनू सूद और उनकी बहन मालविका सूद सच्चर ने हाल ही में मोगा में कम से कम 100 परिवारों की मदद करने का उद्देश्य रखा है। सोनू और उनकी बहन ने आसपास के लगभग 40 से 45 गांवों के स्कूली छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को 1000 साइकिल उपलब्ध कराई है। अभिनेता ने एक पोर्टल के साथ अपनी हाल ही में बात करते हुए बताया है कि स्कूल और घर के बीच की दूरी वास्तविक लंबी होती है, जिसमें छात्रों के लिए भीषण ठंड का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को रोकने के लिए उनकी मदद करने के लिए हमारा लक्ष्य कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को साइकिल उपलब्ध कराना है। सोनू सूद ने यह भी खुलासा किया है कि इन जरूरतमंद छात्रों को सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने चुना था, जहां कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बता दें कि वहां से अभिनेता ने अपनी बहन के साथ कुछ तस्वीरें भी साझा की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख बिहार में लगा नाइट कर्फ्यू, स्कूल किए गए बंद, दुकानों का बदला समय। बिहार में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए गुरुवार से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।
सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क व अन्य चीजें बंद रहेंगी। मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। 8वीं तक के स्कूल, कोचिंग भी बंद रहेंगे। वहीं ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। 9वीं से ऊपर के स्कूल, कोचिंग व अन्य शिक्षण स्थानों को खोला गया है। बता दें कि इसमें सिर्फ 50% बच्चे रहेंगे। नई गाइडलाइन 6 से 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। जनता के द्वारा मुख्यमंत्री कार्यक्रम व समाज सुधार अभियान को भी मुख्यमंत्री ने 21 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अलीगढ़ में जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर और डासना शक्तिपीठ यति नरसिंहानंद सरस्वती के बिगड़े बोल फिर आए सामने। अलीगढ़ में मंगलवार को नूरपुर इलाके में हनुमान मंदिर के उद्घाटन पर यति नरसिम्हानंद आए थे। उन्होंने कहा कि जो हमारे नेता हैं वे खुलकर बोल नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं बल्कि हिंदू हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो हिंदू बनकर जिंदा रहेगा वह अपने आप को, परिवार को और धरती को बचाएगा, और जो हिंदू नहीं बनेगा, चाहे वह जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, दलित हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, इस्लाम का जिहाद सबको मिटा देगा। इस दौरान उनके कट्टर बोल सामने आए। उन्होंने हिंदुओं से आह्वान किया कि कम से कम 4 बच्चे पैदा करें, जिसमें 3 लड़के हों और 1 लड़की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि नूरपुर गांव में इस्लाम नहीं होता तो यह गांव में शांति होती। इस दौरान गांव वासियों के सामने इस्लाम को खत्म करने की बात भी कही गई। उन्होंने कहा कि हम पर FIR हो रहे हैं, इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमें मार दो या हमारा कत्ल कर दो। उन्होंने कहा कि नूरपुर का नाम अब से हनुमानगढ़ रखा गया है। हालांकि जनसंख्या पर सरकार के कानून बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं बन रहा है, बल्कि बच्चे पैदा करो वरना मारे जाओगे। भारतीय हिंदू एकता मंच इस्लाम के जिहादी तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाले, और जो तुम्हारे नेता बनते हैं वो इस बात को बोल भी नहीं पाते। और भैया हम में से कोई हिंदुस्तानी नहीं है। जो हिंदुस्तानी नहीं है, बहुत जल्दी जो भी हिंदुस्तानी है ना हम में से, उसकी बहन बेटी बहुत जल्दी चौराहे पर नीलाम होने वाली है। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हम कोई हिंदुस्तानी नहीं है। हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। जो हिंदू बनकर जिंदा रहेगा वो अपने आप को भी बचाएगा, अपने परिवार को भी बचाएगा, इस धरती को भी बचाएगा। और जो हिंदू नहीं बनेगा, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, इस्लाम का जिहाद उन सबको मिटाकर मानेगा। और भाई एक बात बच्चों तुमसे और कहना चाहता हूं, यदि चाहते हो कि तुम्हारे मंदिर बचे, और मंदिर तो छोड़ो, यदि चाहते हो कि तुम्हारे परिवार बचे, तुम्हारे घर की औरतें बचे, तो भैया बच्चे पैदा कर लो, बच्चे पैदा कर लो, बच्चे पैदा कर लो। ये जो एक बेटा एक बेटे की बीमारी है ना, हिंदू को ये एक बेटा और एक बेटे की बीमारी खा गई, और ये बीमारी गांवों गांवों तक पहुंच गई। मैं देखता हूं गांवों में, चाहे गांव पंजाब का हो, चाहे गांव उत्तर प्रदेश का हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे बिहार का हो, मुसलमानों को छोड़कर सबकी आबादी जमीन पर आ गई है। सबके खेत खाली हैं, सबके खलियान खाली हैं। खेतों का करोगे क्या तुम? पहले अपने आप को बचाओ। दुनिया में जो अपने आप को बचाने लायक नहीं है, उसे किसी भी बड़ी बात को करने का अधिकार नहीं है। केवल एक बात मेरी सीखना, हर घर में 3 या 4 बेटे और 1 बेटी जरूर होनी चाहिए, वरना भैया तुम्हें भगवान अवतार लेके नहीं बचा सकते। योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कैसे भाजपा सरकार गरीबों के जीवन में लाई बदलाव। मैं जब अयोध्या में गया था 2 वर्ष पहले, अनुसूचित जाति के एक परिवार ने मुझे वहां अयोध्या में बुलाया था और मैं वहां गया था। मैंने देखा कि मैं तो ऐसे ही मानता था, मेरा अयोध्या का कार्यक्रम था। मैं अयोध्या में गया था उस परिवार के पास, और जैसे मैं गया तो पूरे परिवार के साथ आरती की थाली लेके खड़ा था। मैंने कहा भाई ये क्या? उसने कहा साहब आप हमारे घर में आए हैं। मैंने कहा भी मैं आपके घर में आया हूं, लेकिन आरती की थाली क्यों है? उन्होंने कहा मकान आपने दिया है। मैंने कहा भी मैंने कहां से दे दिया?
कहा साहब प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरा चयन हुआ है बिना किसी लेन देन के, बिना किसी सिफारिश के। मेरे पास नगर निगम के लोग आए, उन्होंने कहा ये आपको प्रधानमंत्री आवास आपका स्वीकृत हुआ है। मुझे पैसा मिला, मैंने मकान बना लिया। एक योजना कैसे जीवन में परिवर्तन ला सकती है? तो मैंने कहा इससे तो सभी लोगों, बहुत सारे लोगों को मकान दिया। उसने कहा साहब देखिए मेरे पास मकान बनाने की सामर्थ्य इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां थी, 1 लड़का है। दोनों लड़की बड़ी थी, जवान थी, उनकी शादी मुझे करनी थी। मैं राजमिस्त्री का काम करता था, जो कमाता था परिवार के भरण पोषण में खर्च करता था और चिंता होती थी कि लड़की थोड़ी बड़ी होंगी तो इनकी शादी करूंगा। मकान नहीं बनाता था, झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी में रह करके अपनी पुत्रियों की शादी करवाया और जब दोनों पुत्रियों की शादी कर दिया तो लड़का तब तक बड़ा हो गया। उसको इंटरमीडिएट पास करवाया, 12वीं पास करवाने के बाद अब यह हुआ कि मेरे साथ एक काम धंधे में हाथ बटाए, इसके लिए जब व्यवस्था कर रहा था तब मेरे मन में आया कि भाई कल इसकी शादी होगी, घर में बहू आएगी तो मकान होना चाहिए। किसी प्रकार से मेहनत करके थोड़ा थोड़ा पूंजी बचा के 1 लाख रुपए इकट्ठा कर पाया था। लेकिन 1 लाख में मकान तो नहीं बनता है क्योंकि मैं स्वयं राजमिस्त्री हूं। लेकिन मेरा चयन हुआ, 2.5 लाख में मैंने छोटे छोटे 4 कमरे बना दिए। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिला, जनधन योजना में मोदी जी ने पहले अकाउंट खाता खुलवा दिया था। मुझे रसोई गैस का कनेक्शन मिला, मकान बनने पे फ्री में बिजली का कनेक्शन मिल गया और 2.5 लाख रुपए मिलने पे मकान जब मैं बना दिया तो 1 लाख रुपए मेरे पास बचा था। तो मैंने उस पैसे का उपयोग किया कि अपने लड़के के लिए एक ई-रिक्शा खरीद लिया। ई-रिक्शा से प्रतिदिन 1,000 रुपये मेरा लड़का कमाता है। 30,000 रुपये की अतिरिक्त आय मेरे परिवार में हो गई और अब मैं निश्चिंत हूं, कार्य मिले या न मिले लेकिन मेरा परिवार खुशहाल है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए मनीष सिसोदिया ने की प्रेस वार्ता और जारी की नई कोरोना गाइडलाइंस। दिल्ली में और दिल्ली सहित पूरे देश में ओमिक्रॉन जो वायरस है, कोविड का वेरिएंट है, उसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसके केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। पर अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनली जो ट्रेंड अभी तक देखने को मिले उनसे हमने सबने बहुत कुछ सीखा देश में, और उससे ये भी समझ में आया कि ओमिक्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है, उसका कैरेक्टर क्या है। तो इससे नुकसान ज़्यादा नहीं हो रहा, ये वही ट्रेंड शो कर रहा है जैसा ओमिक्रॉन ने दुनिया के और देशों में शो किया है। आज टोटल में देखें तो दिल्ली में इस समय करीब करीब पिछले 8-10 दिन में जो केसेस आए हैं, पॉजिटिव केसेस टोटल इस समय दिल्ली में करीब 11,000 हैं। अब उन 11,000 में से हॉस्पिटल में देखें तो करीब 350 केसेस हैं। उनमें से भी ऑक्सीजन पे देखें तो केवल 124 केस हैं। अब वो 350 में एयरपोर्ट से आए हुए लोग भी हैं, उसमें किसी और वजह से हॉस्पिटल में गए हुए लोग भी हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन पे देखें तो 124 लोग हैं कुल मिला के, और वेंटिलेटर पे देखें तो 7 लोग हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ओमिक्रॉन का अभी तक का जो बिहेवियर है, अभी तक का जो जिन लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है, उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर लोगों को कोविड हो रहा है तो खतरा तो है, इसलिए इससे बच के रहना भी ज़रूरी है। और बच के रहने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम पूरी तरह से सेफ्टी रखें, हमेशा मास्क लगाएं बाहर निकलें तो, और जब भी भीड़ भाड़ में रहें तो मास्क लगा के रहें। होम आइसोलेशन इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि अगर किसी को कोविड हो जाता है और कोई सिम्टम नहीं है तो सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि होम आइसोलेशन ही रहना चाहिए। हॉस्पिटल केवल तभी जाएं जब आपकी ऑक्सीजन लेवल लगातार डिप हो रही हो या आपको कोई परेशानी हो। तो आज भी एक्सपर्ट्स ने यही बात दोहराई। लेकिन बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये बहुत तेज़ी से ना फैले, इसको जितना नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट दवाई तो है नहीं,
तो इसको जितना हम नियंत्रित कर सकें, इसके बढ़ने की स्पीड को जितना हम नियंत्रित कर सकें, उतना हम इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए आज DDMA की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें, इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा, वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। एक और समस्या अभी पिछले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे बस स्टॉप्स हैं दिल्ली में, लोग क्योंकि किसी न किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था, क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या। और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहाँ भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई। और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहाँ से, इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहाँ यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, ये भी डिसीजन लिया गया। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि घबराएं नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मास्क को एक हथियार बनाएं, साथ साथ बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब निकलें तो अगर मेट्रो या ट्रेन से बस से जा रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि मास्क लगा के चलेंगे। लेकिन सैटरडे संडे पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।